5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। अगर भरतपुर के 5,000 लोग भी वो इकट्ठा करके मेरे को बता दें तो बिल्कुल 100%। हनुमान बेनीवाल जी को तो कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि भरतपुर में किस तरह के वीर योद्धा पैदा होते हैं। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि भरतपुर में। अच्छा सर, आपकी सरकार का पंचायती राज चुनाव पर क्या रुख है? विपक्ष लगातार आपको उस मुद्दे पर घेरता है कि पंचायती राज चुनाव आप लगातार उनको डिले कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की भी बहुत सकारात्मक अप्रोच इसमें रही थी और उन्होंने भी अपनी तरफ से ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और लोगों से बात की थी, जिस वजह से हमें बहुत जल्दी वहां पर समय मिला। अगर मुख्यमंत्री जी की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर, मुख्यमंत्री जी के नाम का फ़ायदा उठाकर वो कहीं ना कहीं भरतपुर में अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो मैं तो भरतपुर के अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी तो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। हमारे जाट भाइयों को आरक्षण की ज़रूरत है और हमारी वाजिब मांग है। जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए, पूर्वी राजस्थान के जाटों को केंद्र में आरक्षण मिलने का मुद्दा इन दिनों जोरदार गरमाया हुआ है। हनुमान बेनीवाल इस पर रैली करने का भी आगाज कर दिए हैं। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें तो सीएम बजरलाल इस पूरे मुद्दे का, पूर्वी राजस्थान के जो जाटों को आरक्षण मिलना है केंद्र में, इन सारी चीजों की बागडोर किसी के हाथ में संभाले थे तो वो थे डीग कुमेर के विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर। हम सर से बातचीत करेंगे कि कहां पर चीजें लंबित हैं और क्या आरक्षण का वो जो वहां पे जो भी सिनेरियो है वो क्या, और क्यों बेनीवाल जी इसको लेकर रैली करने का आगाज कर दिया। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्वी राजस्थान, जिसमें भरतपुर, धौलपुर और डीग हमारे ज़िले शामिल हैं, उनके जाटों को केंद्र सरकार में आरक्षण की मांग समय समय पर उठती है, बिल्कुल वाजिब मांग है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो जाटों को भरतपुर, धौलपुर और डीग छोड़कर जो ओबीसी का आरक्षण राजस्थान के अंदर मिला, वो हमारी भाजपा की सरकार में माननीय वसुंधरा जी के समय में हमारे जाटों को ओबीसी का आरक्षण यहाँ पर मिला और मेरे पिताजी ने उसमें अच्छी भूमिका उनकी रही थी। और उस समय भरतपुर, धौलपुर के जाटों का जो उसमें नहीं हो पाया, उसका बहुत पुराने कारण हैं जिनमें मैं ज़्यादा उन गहराइयों में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब पिछली बार ये मांग उठी थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग जाकर मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे पॉजिटिव अप्रोच के साथ में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री महोदय कन्हैयालाल चौधरी जी, अविनाश गहलोत जी और मेरे को उसमें शामिल किया। हम लोग दिल्ली गए, हमारे साथ में राजस्थान सरकार के अधिकारीगण भी गए और हमने जाकर ओबीसी आयोग के सामने पूरी मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखा और भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों की जो वास्तविक स्थिति है उससे उनको अवगत कराया। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की भी बहुत सकारात्मक अप्रोच इसमें रही थी और उन्होंने भी अपनी तरफ से ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और लोगों से बात की थी, जिस वजह से हमें बहुत जल्दी वहाँ पर समय मिला। वहाँ जाकर कुछ चीज़ें हमें ऐसी पता लगी जो टेक्निकल चीज़ें हमें जानकारी में नहीं थी, क्योंकि भरतपुर, धौलपुर, पहले जब तक डीग जिला नहीं था तो भरतपुर, धौलपुर के जाटों के आरक्षण की मांग का मुद्दा उठता था। जब ये मुद्दे उठे और भी राज्यों के अंदर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे करीब 8 राज्य हैं जिनके अंदर ये मुद्दे लगातार उठते रहते थे। हर राज्य अलग अलग तरीके से कोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने अपनी मांग रखी। हाई कोर्ट्स में गए और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। जब ये सारे राज्य सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटिशंस लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी पिटिशंस को क्लब कर दिया, जिसकी वजह से 8 राज्यों के साथ भरतपुर, धौलपुर और अब जो हमारा डीग भी शामिल हुआ है वो सारे एक केस के रूप में क्लब हो गए। तो ये जो मांग है अब ये केवल भरतपुर, धौलपुर और डीग की नहीं रह गई, ये पूरे 8 राज्य भी इसमें शामिल हैं। इसलिए थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा पेंडिंग है, इसलिए कोर्ट का भी इसमें काफ़ी हस्तक्षेप है। मैं समझता हूं कि अभी जो पहले 21 जून हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि वो भरतपुर आएंगे और आप पिछला उनका इतिहास भी देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जैसा उनका इतिहास रहा है, उन्होंने हर चीज़ में राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है, हमेशा अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढने का काम किया है।
आज पूर्वी राजस्थान, जिसमें भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से हम जानते हैं, महाराजा सूरजमल की धरती है, वीरों की धरती है। और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी अपनी ज़मीन खोजने में नाकामयाब रहे हैं शुरू से। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने हैं, तो मुख्यमंत्री जी के उनका फ़ायदा उठाकर, मुख्यमंत्री जी की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर, मुख्यमंत्री जी के नाम का फ़ायदा उठाकर वो कहीं ना कहीं भरतपुर में अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले भैराना धाम में हमारे साधु संतों द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें भी वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी वहाँ पर करी, वो साधु संत बेचारे आज तक पछता रहे हैं कि वो व्यक्ति हमारे बीच में आकर और उनके आंदोलन को एक राजनीतिक रूप देकर वहाँ से चला गया, जिसकी वजह से उनका आंदोलन मेरे को लगता है कि पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो मैं तो भरतपुर के अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी तो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। हमारे जाट भाइयों को आरक्षण की ज़रूरत है और हमारी वाजिब मांग है। जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा, जहाँ भी जाना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। जिस स्तर पर भी जाकर हमें अपनी बात रखनी होगी या फिर हमें जहाँ पर भी लड़ाई लड़नी है, हम पूरे वाजिब तरीके से और पूरे फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात सक्षम स्तर तक रखेंगे और पूरे प्रयास करेंगे कि हमारे जाट भाइयों को आरक्षण मिल सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने पहले 21 तारीख तय की थी, अब सुनने में आ रहा है कि शायद 22 तारीख ये लोग तय कर रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तो राजनीति के आदी हो चुके हैं। राजनीति में आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपको पहले भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी की भी कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के नेताओं से कुछ गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से आप सांसद बने, संसद में पहुँचे और उसके बाद आप जिस मुख्यमंत्री जी की आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ उल जलूल बयानबाजी करते हैं, उन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही आपको विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना आपको करना पड़ा। तो यही मैं हनुमान बेनीवाल जी को कहना चाहूँगा। अच्छा सर, ये जो मुद्दा है पूर्वी राजस्थान के जाटों के आरक्षण का, सर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि आप सोचिए, अभी तो बेनीवाल जी हैं, आगे और भी कोई नेता आएगा, तो आप सोचिए इसको तो पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। हम पीछे जाए तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? देखिए, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो भरतपुर एक जाट रियासत हुआ करती थी और हम सब जानते हैं कि भरतपुर में महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह जी जैसे वीर योद्धा भरतपुर की धरती पर जन्मे हैं, जिन्होंने पूरी 36 कौम को साथ में लेकर पूरे, मैं कह सकता हूं कि पूरे इलाके को, लोगों को उन्होंने हिंदू धर्म रक्षक के तौर पर उन्होंने अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था और हर जाति के लोगों को साथ में, हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने वाले वो नेता थे और ऐसे पराक्रमी योद्धा थे कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े, कभी पराजय उनको हासिल नहीं हुई। ऐसे वीर योद्धाओं की धरती पर हमारे जो आज हमारे जो पीढ़ियाँ, नई पीढ़ी हमारी जो आ रही है, हमारे जो यूथ हमारा आ रहा है, वो उनसे प्रेरणा लेता है, उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। तो मैं समझता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी को तो कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा कि भरतपुर में किस तरह के वीर योद्धा पैदा होते हैं। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि भरतपुर में आपके लिए कुछ नहीं है, ना आपको भरतपुर में कुछ मिलने वाला है। और अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अपने वीर जो हमारे योद्धा रहे हैं, महाराजा सूरजमल जैसे, महाराजा जवाहर सिंह जी जैसे, गोकुला जाट जैसे जो हमारे वीर योद्धा रहे, उन योद्धाओं से प्रेरणा लें और अपनी मांग को, जो वास्तव में जो आपकी मांग है, वाजिब मांग है, उसको सक्षम स्तर तक हम पहुंचाएं। उसमें हम आपके साथ हैं, चाहे कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी पड़े आपके साथ है, राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़नी पड़े तो आपके साथ है। आपको लगता है ये हनुमान बेनीवाल जो इतनी बड़ी रैली का आगाज किए, इसकी जरूरत है वहाँ पर? वाकई वो बोले 5 लाख लोगों को मैं वहाँ लेकर आऊंगा, इसकी जरूरत है वहाँ पर? देखिए, मैं आपसे फिर यही कहना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी तो केवल और केवल अपनी राजनीति की जमीन ढूंढ रहे हैं। शायद उनकी राजनीति ये 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी के नाम से बाहर से भीड़ लेके आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर भरतपुर के 5000 लोग भी वो इकट्ठा करके मेरे को बता दें तो बिल्कुल 100% मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। पिछली साल भी, 1 साल पहले भी करीब हनुमान बेनीवाल जी भरतपुर में आए थे, तब भी लाखों की भीड़ की बात उन्होंने की थी, लेकिन मैंने जब उनके वीडियोज और वो देखे तो मेरे को 1000 आदमी भी उस भीड़ के अंदर नहीं दिखाई दिए थे।
अच्छा, तो सर ये बाहर की भीड़ होती है, आप ये कहना जरूर। अच्छा सर, आपकी सरकार का पंचायती राज चुनाव पर क्या रुख है? विपक्ष लगातार आपको उस मुद्दे पर घेरता है कि पंचायती राज चुनाव आप लगातार उनको डिले कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार तो हमेशा तैयार है चुनाव कराने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम देर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कई कारण होते हैं, कई समस्याएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि ओबीसी आयोग की जब तक रिपोर्ट लागू नहीं हो जब तक आप चुनाव नहीं करा सकते। उस रिपोर्ट को आने में कुछ समय लग रहा है। हमारी सरकार ने उनको ओबीसी आयोग को भी कहा है कि आपकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करें, जिससे हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। अच्छा सर, विपक्ष में लगातार खींचतान चल रही है मानेसर कांड को लेकर, तो कैसे इन तमाम चीजों का अशोक गहलोत जो बयान देते हैं सचिन पायलट को लेकर, उन चीजों का फायदा आपकी पार्टी को तो होता ही होगा? देखिए, कांग्रेस की आपसी कलह है। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि एक कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है जैसा एक मोटर ड्राइविंग स्कूल की जो कार होती है, उसमें एक तो जो ड्राइविंग सीट होती है उस पर कंट्रोल्स होते हैं और एक दूसरा कंट्रोल होता है जो साइड में जो सिखाने वाला बैठा हुआ होता है, उसके पास में भी ब्रेक और एक्सीलेटर होता है। तो वो ऐसी स्थिति कांग्रेस की है, जब अशोक गहलोत साहब एक्सीलेटर मारते हैं तो उधर पायलट साहब बगल में बैठे रहते हैं, वो ब्रेक दबा देते हैं। उधर पायलट साहब एक्सीलेटर मारते हैं तो इधर गहलोत साहब बैठे रहते हैं, वो ब्रेक दबा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन कांग्रेस की राजस्थान के अंदर हो चुकी है। आपसी लड़ाई में इतने मशगूल हैं कि दूसरों की इनको जरूरत ही नहीं। अच्छा सर, आपका एक डायलॉग कोयला मूवी का बड़ा वायरल है जो आप उनको लेकर दिए थे, तो एक बार दोबारा दे दीजिए, क्योंकि अभी इन दिनों वही चल रहा है राजस्थान में। देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा था 2023 का विधानसभा चुनाव में लड़ा था, तो एक गांव में मैं अपनी बात रख रहा था। उस समय मुझे याद आया जो कांग्रेस की कलह थी आपस में माननीय गहलोत साहब की और माननीय पायलट साहब की, उसको लेकर मुझे एक वाकया याद आया जो हमारे हिंदी सिनेमा में एक पिक्चर बनी थी, फिल्म बनी थी जिसका नाम था कोयला। उसमें अमरीश पुरी और शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ये उसके अंदर काम कर रहे थे उस फिल्म के अंदर। तो माधुरी दीक्षित की शादी होनी थी और उसको फोटोग्राफ दिखाया गया शादी के लिए दूल्हे का, शाहरुख खान का। और बाद में जब उनकी शादी हुई तो जब वो अपने शादी के बाद अपने उसमें घर में पहुंची, वहाँ पर देखा उन्होंने कि वहाँ उनको पाया अमरीश पुरी जी को। तो ये स्थिति सचिन पायलट साहब की, जब उन्होंने चुनाव के मैदान में उतरे तो सचिन पायलट साहब का चेहरा दिखाकर कांग्रेस ने वोट लेने का काम किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो अशोक गहलोत जी कुर्सी पर बैठे हुए मिले। तो ये कोयला मूवी का एक इंसिडेंस है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे हमें ज़रूर बताओ और ऐसे देखते हैं राजस्थान में।